19 नहीं, 29 नहीं, 39 साल लग गए इस नागरिक को 100 रुपए की रिश्वत के लेने के आरोप के मामले से बरी होने में। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो हम आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जागेश्वर प्रसाद अवधिया की पूरी जिंदगी, ये जो पन्ने वो पलट रहे हैं, उसी में सीमित हो गई। 1986 का ये मामला था, और 2025 में जब इसका फैसला आया तो वो फैसला भी बरी होने का आया। इसमें इंसाफ हुआ, लेकिन 39 साल बाद ये ऐसी प्रक्रिया हुई जो प्रक्रिया ही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी सजा बनकर उभर गई। आज हम जागेश्वर जी से बात भी करेंगे कि किस तरह से सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी बर्बाद हो गई। किस तरह से ये मामला दर्ज किया गया, 1986 का मामला, क्यों इतने साल लग गए अदालतों को इस मामले को देखने में। पहले ट्रायल कोर्ट ने इन्हें फेल किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इन्हें फेल किया। हमारी न्यायपालिका से न्याय का शब्द किस तरह से हमारे सिटीजन्स को फेल करता है, आज ये उसकी कहानी है। और आज हम देखेंगे, हम बात करेंगे। देखिए, ये सारे पन्ने उसी केस के पन्ने हैं जो 1986 में ये मामला दर्ज हुआ था। जागेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपसे, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 83 साल है। 84 चल रहा है इसे। 84 चल रहा है। हाँ, ये मामला क्या हुआ था? ये जो फाइलों के पन्ने आप पलट रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी खो गई, 100 रुपए की रिश्वत लेने का जो आरोप लगा था 1986 में, वो क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? और उस समय आप बिलिंग असिस्टेंट हुआ करते थे मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट कोऑपरेशन के, तो किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और क्यों अदालतों को इतना वक्त लग गया? क्योंकि आपके केस में सिर्फ 100 रुपए, महज 100 रुपए की रिश्वत लेने का जो आरोप लगा, इस केस को सुलटाने में ही अगर इतना साल किसी भी अदालत को लग जाता है, तो कहीं ना कहीं कटघरे में हमारी अदालतें भी खड़ी हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये मामला हमारे ऑडियंस को समझाएं कि क्या हुआ था 1986 में। वो जहाँ मैं कार्यरत था वहाँ एक आदमी काम करता था। ये कहते हैं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। मेरे पड़ोस में एक वकील थे, केपी शर्मा। उन्होंने मेरे घर में उसको भेजा कि जाओ, तुम्हारा जो पुराना पैसा तुम केस जीत गए हो उसका बिल बनवा देना। वो बिल वही बिल बनाता है वो। तो वो मेरे घर आया अवधिया पारा में। तो मैं उसको बोला कि बिना आदेश के मैं नहीं बना सकता भाई, हमारे यहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है, लोग आदेश करते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिसमिस का मामला है, कोर्ट से जीते हो, कोर्ट का मामला है, तो वो लोग सब करेंगे। वो चला गया। दोबारा वो पैसे आके मुझे देने चालू कर दिया। तो मैं उसको डांटा। मैं बोला, तुम यार बेवकूफ़ जैसे काम क्यों करते हो? मैं तुमको बोल दिया हूँ कि जब आएगा आदेश मैं बना दूंगा, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो पड़ोसी वकील थे हमारे घर के पास के। तो मैं उसको भी मुलाकात होने पर समझाया कि तुम मेरे को घर में किसी को मत भेजा करो। तुम अगर केस लड़े हो तो तुम मेरे को बोल दो। उसको कुछ लेना देना है, फीस है, जो भी है, कि भैया ऐसी सी बात है, मैं बना दिया करूँगा। तो उसके बावजूद भी वो 24/10/1986 को पूरा टेप पार्टी लेके आ गया सुबेरे से। और वो मेरे घर के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया पार्टी के सहित। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूँ अपने कार्यालय जाने के लिए, करीबन 9:30 बजे करीबन, और मैं घर से करीबन 30-35 कदम निकला था, मोड़ पे जा रहा था, वो पीछे से आया अशोक कुमार वर्मा और मेरे बुध सर के पीछे से सामने के जेब में डाल दिया वो। अब एक आदमी आया सिविल ड्रेस में, बोलता है, मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं जहाँ डाल रहा था तो ऐसे पकड़ा था तो उसको कि चलो, वो हम लोग विजिलेंस वाले हैं, और अवधिया पारा चौक में आ गए। तो वहाँ उनकी पूरी टीम खड़ी थी, जो गवाही लाए थे, और जो इंस्पेक्टर था जो हाथ वाथ धुलाया, मेरे जब्ती बनाया शर्ट का, पैसे का, वो पूरी कार्रवाई कर दी है उन्होंने। अब केस बना के डिपार्टमेंट को परमिशन के लिए भेज दिया। वहाँ से परमिशन ले लिया, और परमिशन लेके केस पेश कर दिया उन्होंने। अब यहाँ केस चला। तो जो
उन्होंने गवाही बनाई थी हमारे अधिकारियों को, जो वास्तविक में उनको बिल बनवाना था, पेमेंट करना था, जिनको पार्टी बनाया था जिस केस में, उनका वो बयान नहीं करवाया। तो मैंने उनका बयान करवाया, तो मेरे सब पक्ष में भी जो सही है वही बात कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं माना और मेरे को कन्विक्शन कर दिया, सज़ा दे दिया। तो मैं फिर हाई कोर्ट गया 2004 में, वहाँ भी 21 साल पेंडिंग रहा। अभी वो अचानक मेरे को वारंट आया, जबकि मैं यहाँ जमानत पे था और हर पेशी में पेश हो रहा था। तो मैं आश्चर्यचकित रहा, आप क्यों भाई, जब हाजिर दे रहा हूँ तो। फिर भी मैं गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ से बेल कैंसन कराया और केस को फिर लड़ाई किया। तो 9 तारीख को मेरे पक्ष में फैसला हुआ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। जी, आप निर्दोष हैं। ये जो फैसला आया ये 39 साल बाद आया। 40 साल बाद। जी, आप एक देखिए, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आपके केस में तो बिल्कुल खरा उतरता है। लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं प्रक्रिया भी सजा बन गई, आपको एक ऐसे मामले पर सजा मिली जो आपने की ही नहीं थी। और ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस 39 सालों में कितने ऐसे आपकी हियरिंग हुई, कितनी बार आपको कोर्ट जाना पड़ा, और आप हर बार कोर्ट गए? भाई अब मैं एक एक तो डेट नोट करके नहीं रख सकता ना भाई। जी। इतनी साल की बात है, समझ लो 4 और 14 18 साल यहाँ केस चला है। जी जी जी। और मैं हर पेशी में, ऐसा कोई पेशी नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। हर पेशी में जाके मुझे आशा थी कि मेरे पक्ष में फैसला हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, मैं डिले नहीं करूँगा करके। फिर भी वो 18 साल केस को चलाते रहे। बीच में वही वो इसके बारे में प्रश्न उठा, एक आर्डर हुआ था हाई कोर्ट से कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे वो एक्ट जो है उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है, समाप्त हो गया, नया आ गया है। तो उसमें आपत्ति उठाया था हाई कोर्ट ने, जबलपुर ने भी वहाँ से। तो उसका रिप्रेजेंट दे के मैंने एप्लीकेशन लगाया कि केस जो है चलने लायक नहीं है, संज्ञान नहीं ले सकते। तो उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मामला चला और चलते चलते इतने दिन बीत गए। आपको एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था उसके बाद, इस केस के चलते। और उसके बाद आपका जीवन कैसे निकला, किस तरह से आपका जीवन आपने व्यतीत किया? क्योंकि सस्पेंड किए तो आधी सैलरी में आपका पूरा जीवन निकला, घर में बहुत सारे सदस्य भी थे, डिपेंडेंट सदस्य थे, कैसे गुजरा उसके बाद जीवन? अब क्या करूं भाई, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चलाता था मैं। ये मेरा बड़ा लड़का थोड़ा बहुत नौकरी कर लेता था, उसी से घर चलता था, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था। सस्पेंड था तो काम नहीं कर सकता था, बाकी ऑफिस तो हाजिरी देना, तब तो आधा तनख्वाह मिलती थी, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। इसलिए उन्हीं कितनी के। होती थी सर सस्पेंड होने के बाद जो तनख्वाह थी? अब उस समय तो बहुत कम तनख्वाह थी भाई। बहुत ही कम था। हाँ, 1000 रुपये ऐसे कुछ रहा होगा, तो 400-500 रुपये मेरे को मिलते थे। है ना भाई? तो 500 रुपए में कैसे जिंदगी कटी? अरे दुखमयी जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं करा सका बच्चों की, पत्नी के इलाज नहीं करा सका, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई। वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहती थी, वो बीमार होती हुई थी। तो जी। इस तरह से बड़ी परेशानी का सामना किया मैं। जो है उसी में अपन जीते थे, खाते थे, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया, जो मिल गया वही खा लो। जी। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी निकाला। परेशानी है तो झेलना तो पड़ेगा ही। सबसे बड़ी चीज़, हमने जैसे भी रहा अपना गरीबी में, परेशानी में ज़िंदगी व्यतीत किया, जिससे पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, बच्चे लोगों को भी ठीक से एजुकेशन नहीं दे सका, उनका भविष्य नहीं बना सका। बेटियों की इलाज शादी में कैसे हुई? बेटियों की शादी थोड़ा बहुत कर्ज लेके किए हैं, ऐसी सादगी ढंग से। और वो उसका कर्जा आज भी हमको देना बकाया है, ब्याज से। लेकिन क्या करें, अब यही आशा है कि कुछ ये हमारा जो सस्पेंशन पीरियड का पैसा है या जो भी बकाया पैसा होता है वो हमको भुगतान करे। अब ये इसकी जिम्मेदारी CIDC में जो बैठे हैं, क्या नाम से, संजय जी ओझा, डेप्यूटी सन, उनसे हमने मिला भी था, उनको एप्लीकेशन भी दिया है।
अब उनको चाहिए कि मेरा भुगतान कर दे, जो हुआ है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। मेरा एक सवाल यही है जागेश्वर जी कि वक्त से कीमती कुछ नहीं होता। ये सवाल मैं आपके सबसे बड़े बेटे से भी पूछूंगी, लेकिन आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी कट गई, आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और इन्हीं पन्नों के बीच में रह गई आपकी जिंदगी। वो कोई आपको लौटा नहीं सकता, कॉम्पनसेशन इसका किया नहीं जा सकता, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी बनता था बकाया, क्योंकि आप बरी हो चुके हैं, तो आपको मिल जाए वो वापस। जी, वही मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को जो मिलना है इस केस को जीतने के बाद में, वो मुझे भुगतान कर दिया जाए। इसके संबंध में मैं वहाँ सीआईडी से में भी गया हूँ, उनको भी एप्लीकेशन दिया हूँ, मेरा जो बकाया है पैसा दिया जाए, मुझे पेंशन दिया जाए। तो यही मेरी प्रार्थना है, उनसे निवेदन भी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं इस राज्य के, और जो वित्त मंत्री हैं, ये भी हमें इन पे ध्यान देकर उनको डायरेक्शन दे या भुगतान करवाए मेरे को, ये मेरा निवेदन है। न्याय व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे, और ये न्यायपालिका जो है हमारे पूरे देश में जो इतनी बोझिल और इतनी सुस्त है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उससे असंतुष्ट हूँ। न्याय होता कहाँ है? जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग बता रहा हूँ, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये न्याय तो हुआ नहीं मेरे को। इसे आते तो जल्दी भी न्याय कर सकते थे। निर्दोष आदमी को इतने दिन तक आपने वो कराया, परेशान किया। दुनिया भर की मैंने सारी ज़िंदगी के एक मानवता के विरुद्ध काम किया है। इसमें कुछ भी बदलाव होना जरूरी है। संतुष्ट नहीं हूँ मैं, न्याय तो जरूर हो गया है, सही आदमी आया, सही न्याय कर दिया, लेकिन मेरे को जैसे चाहिए वैसी संतुष्टि तो पूरी मिली नहीं, क्योंकि मैं तो खो दिया ना अपनी बहुत सारी चीज़ें, जिसको वापस नहीं किया जा सकता, ना कंपनसेट किया जा सकता, ना उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। ये मेरी, हाँ, अब मैं काफ़ी ओल्ड एज में भी आ गया हूँ, फिर भी वही हालत है मेरी, है ना भाई। कहीं खाने की व्यवस्था है, कभी चावल है, कभी दाल नहीं है, कभी नमक है, कभी तेल नहीं है। हाँ, कंट्रोल से भी मिलता हूँ तो चावल मिलता है, चावल 1 किलो, शक्कर है, 1 नमक, उसी से ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ या तो फिर किसी को, मेरे बच्चे को पढ़े लिखे, इनको भी नौकरी नहीं पाई, इसकी इतनी कोशिश करने के बाद तो एक आध को नौकरी दिला दिया जाए, जो भी पोस्ट में हो। ये मेरा निवेदन है यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, और वित्त मंत्री हैं उनसे निवेदन है मेरा, ताकि मैं बची हुई जिंदगी कम से कम आराम से जी तो सकूं, है ना भाई। हेल्दी एटमॉस्फेयर में आई कैन ब्रीथ, ये मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैं अब उनके सबसे बड़े सुपुत्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश जी, मैं उनसे भी बात करूंगी। बहुत जिस तरीके से ये पूरे हालात गुजरे, रिश्वत लेने का आरोप लगा, और फिनाप्थलिन जो कोटेड करेंसी है, जो कि इनफ एविडेंस नहीं होता है, उसके बेसिस पर उन्हें आरोपित कर दिया गया, और इस कलंक के साथ, उनके साथ साथ आप सभी को इस कलंक के साथ जीना पड़ा। तो कैसा रहा और ये किस दर्द से गुजरे होंगे, तो इसको तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं केवल। लेकिन उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो पढ़ाई करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो आप लोग जितना एक्सरसाइज कर सकते थे उतना नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। तो वो कैसा रहा, मतलब आप क्या बनना चाहते थे और क्या अभी हैं? मैं अखिलेश कुमार अवधिया, पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद अवधिया। जब पापा जी को इस केस में फंसाया गया, उसके बाद तो हमारा पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो गया। हम चारों भाई बहन पढ़ाई के रास्ते से भटक गए। उसके साथ साथ ही मतलब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हम आगे पढ़ ही नहीं पाए। मुझे याद है उस समय मैं क्लास 10th में था। 12th करने के बाद कॉलेज गया तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे सीए की पढ़ाई करनी है, फ़ीस भरनी है, मुझे पैसे चाहिए। पापा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं 300 रुपये की महीने की नौकरी करता था 89 से, जो लगातार करते करते आज मैं पिछले 25 सालों से कर सलाहकार के रूप में आयकर, वाणिज्य कर, जीएसटी इसका सलाहकार बनकर खड़ा हूँ। और पूर्व में
मैं अपने बार का सचिव भी रहा हूँ, रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन का। हम लोगों ने इतनी तकलीफ देखी है मैडम, खाना नहीं मिलता था, पढ़ाई के लिए पुस्तक कापी नहीं थी, आने जाने के लिए पैदल आना जाना पड़ता था। ये हम तो ये सोचते थे कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद वही सब चीज़ को सोच के और देख के आज हम जहाँ हैं उससे संतुष्ट होते हैं कि हम अपनी मेहनत से अपने आप को बनाएं और आगे बढ़ें। हमेशा पापा मोटिवेट करते थे, बेटा पढ़ लो। आज भी कहते हैं बेटा आज भी सीए कर लो, लेकिन पैसे नहीं है। तो हम बोलते हैं पापा जी अब कहाँ से होगा, अब तो हमारा भी उम्र हो गया। जी जी और छोटे भाई की तबीयत ख़राब रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन में ये हुआ कि वो तो बोले अब मैं कुछ करूँगा ही नहीं, इसी वजह से उनकी शादी भी नहीं। ये इंसाफ की जीत नहीं, न्याय व्यवस्था की हार है पूरे तरीके से। और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपकी बहनों की शादी भी बड़ी तकलीफ़ों से हुई, और आपकी जो स्वर्गीय माता जी हैं उनका भी जो मेंटल हरासमेंट हुआ, कहीं ना कहीं आप सभी का मेंटल हरासमेंट हुआ, जिसको बहुत छोटी बात लगती है। जो अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ उसके सामने मेंटल हरासमेंट भी बहुत छोटी बात लगती है। लेकिन उनकी तबीयत इसी वजह से ख़राब हुई कि ये ऐसा हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनको मेंटल टेंशन हो गया मैडम कि ये ऐसे कैसे हुआ। हाँ। पापा तो हम लोगों को याद है कि घर में नाश्ता और खाने के अलावा बाहर एक पान और सुपारी, यहाँ तक सौंफ भी नहीं खाते थे। जी। वो सिर्फ घर के ही खाने पे चलते थे, और वही आता था हम लोगों की भी है। आज भी जैसे तैसे हम लोग रहते हैं। तो हमारी तो ये है कि जीत तो हुई है लेकिन भरपाई नहीं हुई। ये न्याय तो हुआ है लेकिन हमें न्याय कहीं से नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जागेश्वर जी से भी ये बात कही, वक्त जैसी कीमती चीज़ वो कितने भी पैसे कोई भी दे दे उससे पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। आप सभी लोगों ने अपना जो वक्त, अपनी पूरी ज़िंदगी इस केस के चलते भोगी है, वो वक्त वापस कभी नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ जो थोड़ी बहुत कॉम्पनसेट मेरे ख्याल से कर दे तो वो क्या होगा, आप क्या ऐसा डिमांड करना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे पिताजी का जो भी पैसा उन्होंने बहुत चक्कर लगाए हैं, वो उनको आज की स्थिति में ब्याज सहित उनको मिल जाए तो कम से कम वो खुश तो हो जाएंगे। वो आज जीवन के जिस मोड़ पे बैठे हैं, पैसे आने से थोड़ी सी खुशी तो मिलती है, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो परिवार है, हम भाई बहन हैं, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं इस एक झूठे केस के चक्कर में। अब बाकी यही विनती है कि हमारे देश के, प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो हमें और अधिक कुछ सहयोग कर सके या किसी को नौकरी दे दें तो शायद कुछ दिन और जो हमारे जीवन के हैं वो अच्छे से निकल जाए, नहीं तो हमारी स्थिति अच्छी तो है नहीं। न्यायपालिका पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक 100 रुपए की रिश्वत के एक झूठे मामले ने सॉल्व होने में इतने साल लगा दिए। जो बड़े बड़े मामले होते हैं उसमें आम जनता किस तरह से और किससे उम्मीद रखे कि उन्हें न्याय मिलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि न्याय बहुत देर से होती है हमारे संविधान में ही, और न्यायपालिका में जो कार्य की गति है उसको बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त किया जाए, ताकि इस प्रकार से जो कोई अपराध नहीं किया है उसको इतनी बड़ी सज़ा ना मिल सके। कानून अपना काम करता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इतने भी लंबे नहीं होना चाहिए कि आदमी की जीवन पूरी ख़त्म हो जाए। तो न्यायपालिका में अवश्य सुधार होना चाहिए। और अभी जो नई बीएनएस भारतीय न्याय व्यवस्था लागू की गई है, शायद मुझे ऐसा कहीं से लगता है कि वो हमारे देश के लोगों को ज़रूर जल्दी से जल्द न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाएगी। भारतीय न्याय संहिता पर आपको भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। सत्यमेव जयते, जो कहते हैं करते हैं, लेकिन बहुत देर से हुआ, सही हुआ। देर से हुआ लेकिन सही हुआ। बिल्कुल। ये जो कहानी है इतनी मार्मिक है अपने आप में। हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो छोटी मोटी अन्याय हमें होती है, हमें उसमें ही बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन हम जब इस कहानी के बारे में जानते हैं और
ऐसी जिंदगियों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो हमारी छोटी छोटी अन्याय है, इस अन्याय के सामने वो कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और उनको खुद को उन्हीं के अदालतों के कटघरे में खड़ा करके ला के रखती है ये ऐसी कहानी कि क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं और क्या अगर इस परिवार के पास पैसा होता तो क्या सिचुएशन अलग होती। बड़ा लॉयर रख के क्या मामला जल्दी सॉल्व हो सकता था, क्या जल्दी मामला रफा दफा हो सकता था। गरीबी के चलते भी क्या इन्हें ये सज़ा दी गई, न्याय तो मिला, लेकिन ये प्रक्रिया ही इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा क्यों बन गई, ये हम पूछना चाहेंगे हमारे सारे जुडिशरी सिस्टम से। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।